आसमान फटने जैसी बारिश हो रही थी। सत्यजीत तीसरी मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश अगर ऐसे ही होती रही तो शहर में पानी जमा हो जाएगा, फिर घर जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि जल्दी निकल लिया जाए। ये विचार मन में आते ही वो सक्रिय हो गया। उसने फटाफट टेबल पर रखी फाइलें सही जगह पर रखीं और डेस्कटॉप की ओर मुड़ा। कोई नया मेल आया है क्या, ये जानकर उसने पीसी ऑफ कर दिया। अब वो उठा और केबिन के बाहर आया। बाहर ऑफिस खाली हो रहा था। दो चार लोग ही निकलने के लिए बाकी थे। उसने ऑफिस बॉय अमित को बुलाया और कहा, आज की ये बारिश भयानक लग रही है, मैं निकल रहा हूं, तुम भी सब बंद करके जल्दी निकलो। आज शनिवार था, इसलिए कल ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। ये बात उसे राहत दे रही थी। वो जल्दी से ऑफिस के बाहर निकला। बारिश रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, इसलिए कहीं कुछ देर रुकने का उसका मन नहीं हुआ। आखिरकार उसने तय किया कि वो बारिश में ही ड्राइविंग करते हुए घर जाएगा। ओके डार्लिंग, बाय, चलो अब रखता हूँ, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ओके बाय। उसने फोन रखा, गाने की आवाज थोड़ी और तेज की और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। सड़क पर पानी तेजी से बह रहा था। ऐसी स्थिति में गाड़ी धीरे धीरे चलाना एक कसौटी का काम होता है। गाड़ी को बंद न पड़ने देना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक बार गाड़ी बंद पड़ गई तो उसे किनारे खड़ी करके दूसरा वाहन लेना ही एकमात्र विकल्प बचता है। गाड़ी चलाते हुए वो रीना को याद करने लगा। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। मायरा 6 साल की हो गई थी। तीनों का सुखी परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। सत्यजीत खुद को भाग्यशाली समझता था। रीना जैसी प्यारी पत्नी उसे मिली थी। सत्यजीत अपने काम और परिवार में ही व्यस्त रहता था। कहने को तो उसका अपना एक फ्रेंड सर्कल भी था। वे कभी कभी मिलते थे, ड्रिंक करते थे और खूब गपशप करते थे। लेकिन सत्यजीत ने कभी भी अपनी तय की हुई सीमा रेखा को पार नहीं किया था। वो रीना और मायरा में ही उलझा हुआ था। अब शहर पीछे छूट रहा था। थोड़ी ही देर में हम शहर से बाहर निकल जाएंगे, इस भावना से वो खुश हो गया। एक बार शहर से बाहर आ गया तो उसे कोई चिंता नहीं रहेगी। उसने आखिरी सिग्नल पार किया और रीना को फोन लगाया। हेलो रीना, बोलो। बरसती बारिश में ट्रैफिक होना एक आम बात है। ये मान लेने के कारण उसे ट्रैफिक से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। शहर से बाहर निकलने तक उसे ये परेशानी सहनी पड़ने वाली थी। ट्रैफिक में सफ़र को आसान बनाने के लिए उसने स्पैनिश गिटार की धुन लगा ली थी। उस धुन की वजह से उसे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था। गाना सुनने में मग्न था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन हाथ में लिया। फ़ोन रीना का था। सत्यजीत, कहाँ तक पहुँचे? अरे मैं अभी शहर में ही हूँ, ट्रैफिक बहुत जाम है, मुझे घर पहुँचने में देर लगेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चिंता कैसे ना करूँ? अरे मैं न्यूज़ देख रही हूँ, पूरे शहर में पानी जमा होता जा रहा है। कई जगहों पर गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं और ये बारिश रुकेगी ऐसा कोई संकेत नहीं है। अरे ये न्यूज़ वाले किसी भी बात को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कहीं कोई एक गाड़ी पानी में बंद पड़ी होती है और ये उसी गाड़ी को 1000 बार दिखाकर ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे पूरा शहर ही डूब गया हो। वो कुछ भी हो, तुम जल्दी आओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और पिल्लू क्या कर रही है? खेल रही है। वो पूछ रही थी पापा कब आएंगे। ओके, सेंटी मत हो। अरे अब मैं 10 मिनट में शहर से बाहर आ जाऊंगा, फिर आगे का रास्ता सीधा ही है। ओके आओ, और फ़ोन बंद मत करना, लगातार टच में रहना। अरे मैं अब शहर के बाहर आ गया हूँ, अब कोई ट्रैफिक नहीं है। गुड, मैं कुछ ही देर में घर पहुँचता हूँ, ये बताने के लिए फ़ोन किया था। ओके, अच्छा हुआ फ़ोन कर लिया, संभल कर आना। ओके डार्लिंग। उसने फ़ोन रखा और दाहिनी करवट पर मुड़ी। कुणाल उसके बगल में सोया हुआ था। वैसे दोनों ही निर्वस्त्र थे। कुणाल की छाती पर हाथ रखकर वो बोली, शायद अब तुम्हें निकलना होगा। ये क्या है? अरे इतनी मस्त बारिश हो रही है, तुम मेरी बाहों में हो और ऐसे में तुम कह रही हो कि तुम्हें निकलना होगा। बात अच्छी नहीं लगी। अरे लेकिन मेरा पति अब कुछ ही देर में घर आ जाएगा, वो शहर से बाहर आ गया है। अगर ट्रैफिक में फंसा होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी। ओह, बारिश को अपना काम और ईमानदारी से करना चाहिए था। मतलब? अरे शहर में घुटनों तक पानी भर जाना चाहिए था, पर हमारी किस्मत खराब है। हाँ चलो जाने दो, उठो अब। हाँ उठता हूँ। पिल्लू कहाँ है? वो सो रही है, वो जल्दी नहीं उठेगी। वो उठा, कपड़े पहनने लगा। रीना, ऐसी बारिश में एक कप चाय पीकर ही बाहर निकलना चाहिए, ऐसा मन कर रहा है। हाँ जरूर, रुको, तुम फ्रेश होकर बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो कपड़े पहनकर किचन की ओर चली गई। बारिश का जोर कम होने के बजाय और बढ़ गया था, लेकिन शहर से बाहर आने के कारण अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वो बेफिक्र होकर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। अब सड़क पर वाहन कम थे, आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, बस साथ में दूर तक फैली सड़क थी। वो अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था। तभी उसे कोई व्यक्ति छाता लेकर पैदल जाता हुआ दिखा। उसने गाड़ी की रफ्तार कम की। इस सुनसान सड़क पर कौन चल रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, ऐसे कई सवाल उसके मन में उठे। धीरे धीरे गाड़ी उस आदमी के पास पहुंची। थोड़ा आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी और उस व्यक्ति से बात करने के लिए मुड़ा। अरे मैं अब शहर के बाहर आ गया हूँ, अब कोई ट्रैफिक नहीं है। गुड,
मैं कुछ ही देर में घर पहुंचता हूँ, ये बताने के लिए फ़ोन किया था। ओके, अच्छा हुआ फ़ोन कर लिया, संभल कर आना। ओके डार्लिंग। उसने फ़ोन रखा और दाहिनी करवट पर मुड़ी। कुणाल उसके बगल में सोया हुआ था। वैसे दोनों ही निर्वस्त्र थे। कुणाल की छाती पर हाथ रखकर वो बोली, शायद अब तुम्हें निकलना होगा। ये क्या है? अरे इतनी मस्त बारिश हो रही है, तुम मेरी बाहों में हो और ऐसे में तुम कह रही हो कि तुम्हें निकलना होगा। बात अच्छी नहीं लगी। अरे लेकिन मेरा पति अब कुछ ही देर में घर आ जाएगा, वो शहर से बाहर आ गया है। अगर ट्रैफिक में फंसा होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी। ओ, बारिश को अपना काम और ईमानदारी से करना चाहिए था। मतलब? अरे शहर में घुटनों तक पानी भर जाना चाहिए था, पर हमारी। हाँ चलो जाने दो, उठो अब। हाँ उठता हूँ। पिल्लू कहाँ है? सत्यजीत ने बारिश में चल रहे उस आदमी का चेहरा देखा। सफेद शुभ्र दाढ़ी, सिर पर बढ़े हुए सफेद बालों वाला, 70 की ओर झुकता हुआ वो एक रौबदार आदमी था। उसके चेहरे पर एक शांत और संयमित भाव झलक रहा था। बाबा, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? बारिश की आवाज़ तेज थी, इसीलिए सत्यजीत को चिल्लाकर बोलना पड़ रहा था। बाबा ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा कुछ निश्चित नहीं होता, मैं चलता रहता हूँ, जहाँ राह ले जाए वहाँ चला जाता हूँ। उसकी बातें सत्यजीत को बहुत दार्शनिक लगी। वो हंसा। बाबा आइए, मैं आपको थोड़ा आगे छोड़ देता हूँ, कुछ दूरी पर एक मोड़ है, वहाँ आपको छोड़कर मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा। नहीं बेटा, मैं किसी का एहसान नहीं लेता और मेरे पैर मजबूत हैं। ऐसा कहकर वे चलने लगे। सत्यजीत सोचने लगा, आदमी काफ़ी दिलचस्प लग रहा है और अभी आधे घंटे का सफ़र बाकी है, गपशप करते हुए रास्ता कट जाएगा। उसने धीरे धीरे गाड़ी बाबा के बगल में ली और चिल्लाकर कहा, बाबा मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आइए मेरे साथ, मुझे भी साथ मिल जाएगा। आपसे बातें करते हुए रास्ता कट जाएगा, एक से भले दो। बाबा हंसे। चलो, जब तुम इतना जोर दे रहे हो तो आ जाता हूँ। सत्यजीत गाड़ी से बाहर आया। उसने दरवाज़ा खोला और बाबा को अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी चालू की। अब उसने गाड़ी में बज रहा गाना बंद कर दिया। सामने देखते हुए उसने पूछा, बाबा कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? बाबा हंसे। इन दोनों सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा बताने जैसा। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा हूँ, आपका मन हो तो बताइए, वरना कोई बात नहीं। बातें करते करते सफ़र कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और चुपचाप सफ़र करो तो वो बहुत लंबा और उबाऊ लगता है। बाबा आप बहुत दार्शनिक बातें करते हैं। हाँ, मैं दर्शन शास्त्र का छात्र था, पर अब मैं कुछ नहीं, बस एक व्यक्तित्व हूँ। बहुत बढ़िया बाबा, आप काफ़ी उच्च शिक्षित लगते हैं। लगता नहीं, मैं हूँ ही उच्च शिक्षित, पर असली शिक्षा तो अनुभव से ही मिलती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, संभाल लेती है। बाबा रुक गए। लेकिन बेटा, परिवार से ज़्यादा समय तक दूर रहना ठीक नहीं होता। इंसान के मन को समझना मुश्किल है, वो कब किस पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। बाबा मैं नौकरी के सिलसिले में कई देशों में घूमा हूँ। कई खूबसूरत औरतें इस दौरान मेरे संपर्क में आईं, पर मुझे उनके बारे में वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। महसूस हुआ होगा, पर तुमने अपने मन को दबा दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक पता देता हूँ। उस पते पर अगर तुम आज जाना चाहो तो जाओ। तुम्हें वहाँ एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा कुछ अलग अनुभव तुम्हें मिलेगा। है तुम्हारी इच्छा? सत्यजीत रुक गया। बारिश बहुत तेज हो रही है। रीना घर पर अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। बाबा हंसे। यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता, सब अपनी जिंदगी को खुशी और सुख में कैसे जिएं इसी कोशिश में लगे रहते हैं। मुझे ये सही नहीं लगता। रीना जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी, उसका मुझे कई बार फोन आया था। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम नहीं गए तो वो बेचैन हो जाएगी। बाबा धीमी आवाज में अर्थपूर्ण ढंग से, कहते हैं कि नदी का मूल और ऋषि का कुल नहीं खोजना चाहिए, लेकिन नदी का मूल और ऋषि का कुल होता जरूर है। हाँ, पर उसे बताना नहीं होता। बाबा हंसते हैं। सही कहा, ऐसा ही होता है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जीता आया हूँ, भौतिक सुखों का भरपूर आनंद लिया। अब सब कुछ बेकार लगता है। ये सारी दुनिया भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है, पर उससे मन को शांति मिले ये जरूरी नहीं। सच है, इंसान का मन अथाह है, उसे कोई नहीं समझ पाया। लोग मुखौटे पहनकर हमारे आसपास घूमते रहते हैं। हाँ ये तो सच है, पर फिर हम विश्वास किस पर करें? अपने आप पर। मुझे ये सही नहीं लगता। हमारे कुछ करीबी लोग तो होते ही हैं, जैसे हमारे करीबी दोस्त, हमारा परिवार, पत्नी होते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, पर सब एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे घर में कौन कौन है? बाबा, मैं, मेरी पत्नी और एक छोटी बेटी। बहुत अच्छा, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ बाबा, मेरी पत्नी रीना परिवार का सब कुछ देखती है, मैं सिर्फ बाहर का काम देखता हूँ। नौकरी की वजह से मुझे अक्सर बाहर घूमना पड़ता है। शुक्र है रीना का वो सब कुछ अच्छे से। बारिश कुछ कम हो गई थी। ढाबे के अंदर का माहौल गर्म था। कुछ लोग गर्मा गर्म चिकन मटन का मजा लेते हुए दिख रहे थे। सत्यजीत और बाबा दोनों खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की से बारिश का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी हवा चेहरे को सुकून दे रही थी। बाबा, आपको नॉनवेज चलता है ना? हाँ, मुझे सब कुछ चलता है। बाबा हंसे। बाबा, लोग आपको किस नाम से जानते हैं? बाबा रुक गए। मटन का टुकड़ा मुंह में डालकर कुछ देर चबाते रहे।
बेटा, लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, पर मेरा पसंदीदा नाम है सज्जन बाबा। सज्जन यानी जेंटलमैन। पर तुम्हें बता दूं, मैं उतना सज्जन नहीं हूं जितना लोग समझते हैं। सत्यजीत हंसा। मतलब आप सच में सज्जन हैं? वो कैसे? सीधी सी बात है, पागल कभी नहीं कहता कि वो पागल है, उसी तरह सज्जन कभी खुद को सज्जन नहीं बताता। अब ये देखो, हम रोज रात को चांद देखते हैं। वो हमें इतना छोटा लगता है कि मुट्ठी में आ जाए, पर क्या वो उतना छोटा है? नहीं, नासा ने यान भेजा था। चांद हमारी दुनिया यानी पृथ्वी जितना ही विशाल है। सही कहा ना? अरे इतना ही क्या, उंगलियों की चुटकी में पकड़ सकें ऐसा लगने वाला हवाई जहाज भी बहुत विशाल होता है। हाँ, वो तो है ही। अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि चीजें जैसी हमें दिखती है वैसी होती नहीं है। सहमत हूँ बाबा, इन छोटी छोटी बातों में भी बहुत बड़ा ज्ञान छिपा होता है। पर क्या यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है? इंसानों के मामले में थोड़ा अलग है। मतलब इंसान के पास मन और शरीर है। इंसान मन का गुलाम होता है। शारीरिक और मानसिक इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए यहाँ हर इंसान अलग है, उसका व्यवहार, उसकी सोच अलग है। बाबा, आप जो कह रहे हैं वो परिवार के बाहर के लोगों पर लागू होता है। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर विश्वास होता है और वे ऐसा कुछ नहीं करते जिससे विश्वास टूटे। ये सब सापेक्ष है सत्यजीत। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी की एना कैरेनिना को ही ले लो। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। बेटी, जान से ज्यादा प्यार करने वाला पति, आर्थिक संपन्नता, ये सब होने के बावजूद वो सर्कस में कूदने वाले एक साधारण आदमी के चक्कर में पड़कर घर द्वार, पति, बेटी सब कुछ छोड़कर चली जाती है। उसके मन का कोई था ही नहीं मिलता। हमारे सामने बस एक सवाल खड़ा रह जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। सच है बाबा, उसने ऐसा क्यों किया होगा? कहा नहीं जा सकता। ये एना हमें हर जगह मिलती है। सत्यजीत सोच में पड़ गया। बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ होता भी होगा, पर हमें उससे क्या? हम तो भाग्यशाली हैं। रीना जैसी सुंदर, समझदार और ईमानदार पत्नी हमें मिली है। एक प्यारी सी बेटी है। बाबा ने जो कहा वो दूसरा पहलू है। सभी औरतें एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सत्यजीत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बारिश कम हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, अब निकलना चाहिए। सत्यजीत ने ढाबे वाले को खाने का बिल दिया और वे दोनों गाड़ी की ओर बढ़े। अब वो गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। बारिश रिमझिम हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे। बाबा के साथ होने से उसका सफर अच्छा कट रहा था। वो कहीं भी थका हुआ या ऊबा हुआ नहीं लग रहा था। सफर में बाबा ने उसे जीवन से जुड़े कई दर्शन बताए थे, जिससे उसे एक अलग ही संतुष्टि महसूस हो रही थी। आधी रात को सत्यजीत की गाड़ी अपने बंगले के परिसर में दाखिल हुई। बारिश की रिमझिम अभी भी जारी थी, इसलिए उसकी गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा नहीं आई। वो धीरे से गाड़ी से उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ा। बंगले की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती है, इसलिए उसने घंटी बजाए बिना दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर चला गया। शायद उसके मन में ये भावना आई होगी कि पत्नी को परेशान ना किया जाए। वो धीरे धीरे उसके बेडरूम की ओर बढ़ा। उसके बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। उसने उसे धीरे से धकेला। सामने उसे अपनी पत्नी का शांत, संतुष्ट और गहरी नींद में सोया हुआ चेहरा दिखा। उसके बगल में पिल्लू यानी बेटी माँ की गोद में गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके मन में विचार आया, इन्हीं के सुख के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं। जब वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से चाबी नीचे गिर गई। उसकी आवाज़ से वो चौंक कर उठ गई। तुम कब आए? और ये क्या? तुमने तो कहा था कि सुबह आओगे, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गई थी। ओके डियर, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। बल्कि सॉरी, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया। सत्यजीत ने उसे सारी सुख सुविधाएं दी थीं। उसकी शारीरिक भूख भी वो पूरी करता था। पर रीना को समझ नहीं आता था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो संतुष्ट क्यों नहीं थी। उसे कोई भी सुंदर हैंडसम पुरुष दिखता तो उसके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता। उसकी आंखों में आसक्ति भर जाती। ये अच्छा है या बुरा, ये समझने की शक्ति उसमें नहीं रहती थी। कई बार उसे लगता था कि वो जो कर रही है वो गलत है, पर वो मजबूर हो जाती थी। ये कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसी शंका भी उसे होती थी, पर वो इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचती थी। फ्रेश होकर सत्यजीत बाहर आया। उसने रीना की ओर देखा। रीना उसे शांत और संतुष्ट दिखी। वो उसकी ओर बढ़ा। रीना, हमारी शादी को 10 साल होने वाले हैं। हाँ? उसने प्रश्नवाचक नज़रों से उसकी ओर देखा। 10 सालों में हमने एक दूसरे को भरपूर सुख दिया, दुख भी बांटा। हाँ, तो मुझे तुमसे एक ज़रूरी विषय पर बात करनी है। बोलो। वो गंभीर हो गई। वो बोलने लगा, मेरी जिंदगी वैसे तो अच्छी है, पर फिर भी मुझे जीने का अर्थ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। अपने जीवन को अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाए ये समझ नहीं आता। वो हंसी। हम जो करते हैं, जो जीते हैं, उसका कोई अर्थ तो होता ही है ना। वैसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। तो आसान भाषा में बताओ ना। आज उसने कुणाल के साथ जी भर कर प्रणय किया था। प्रणय करते समय उसे सत्यजीत की याद नहीं आई थी,
पर अब पश्चाताप से वो बेचैन हो उठी थी। आखिरकार उसने सोचना छोड़ दिया और तय किया कि उसे जो चाहिए वो वही करेगी, और जब तक सत्यजीत को ये सब पता नहीं चलता तब तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का आगे देखेंगे। वो अपने सुख की कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। हालांकि वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि सत्यजीत उसे दिल से पसंद था। तुम्हें बताना है या नहीं ये पूरी तरह तुम्हारी इच्छा पर है, वो बोलने लगी। सत्यजीत, मैं सीधे सीधे बोलती हूँ। देखो, वैसे तो तुम्हारी और मेरी सेक्स लाइफ अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी। वो रुक गई। वो उसकी आंखों में देखने लगा। वो आगे बोली, फिर भी मैं पराये मर्दों की ओर देखती हूँ, आकर्षित होती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इसमें क्या खास बात है? जिंदगी भर एक ही इंसान के साथ जीवन बिताना उबाऊ हो सकता है। ये मुझे कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा है। कुछ बातें हमें महसूस हो सकती हैं, पर महसूस होने का मतलब ये नहीं कि हम तुरंत उन चीजों को करने लगे। मतलब मेरे ऑफिस में कई खूबसूरत महिलाएं हैं। मुझे भी कभी कभी उनके प्रति आकर्षण महसूस होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ सेक्स करता हूँ। वो चुप हो गई। पर मेरा मामला अलग है। मुझे जो व्यक्ति पसंद आता है मैं अनजाने में उसकी ओर खींची चली जाती हूँ। वो शांति से सुनने लगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहा। वो मुझे समझ नहीं आता, सब कुछ अनजाने में हो जाता है। ये ऐसा कब से हो रहा है? पिछले 8-10 महीनों से। सत्यजीत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। सज्जन बाबा हंसे। शायद सच हो। खाना खाते खाते उनकी बातें चल रही थी। इंसान का मन अथाह है, बड़े बड़ों को भी उसका थाह नहीं मिला। हाँ, स्कूल में बहिनाबाई की एक कविता सीखी थी। मन बढ़ाए बढ़ाए उभ्या पिकात लढोर, किति हकला हकला येत पुनः पिकावरी। सच कहा सत्यजीत, कितनी सटीक बात कही गई है इसमें। मन उन जगहों पर जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। बाबा, आपने काफी साधना की हुई लगती है। बहुत तो नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना करने का मौका मुझे मिला। एक बार ऐसे ही भटकते भटकते हिमालय चला गया था। वहां मुझे कुछ बौद्ध भिक्षु मिले थे। वहां मुझे कई नई बातें पता चली। क्या क्या पता चला, हमें भी बताइए। बाबा मुस्कुराए। दुनिया का पसारा बहुत बड़ा है, तुम्हें क्या क्या बताऊं। पर सुनो, दुनिया जैसी हमें दिखती है वैसी है नहीं, और इंसान भी जैसे दिखते हैं वैसे ही होंगे ये कहा नहीं जा सकता। मुझे समझ नहीं आया, जरा स्पष्ट करके बताएं तो बेहतर होगा। बुदबुदाए। हाँ, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है, हम एक खेल खेलते हैं। सत्यजीत प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। बाबा आगे बोले, उसे बताओ कि तुम आज एक दोस्त के घर जा रहे हो, इसलिए तुम आज घर नहीं आओगे, और फिर अचानक घर जाकर देखो वो तुम्हारे विरह में जाग रही है या गहरी नींद में सोई है। इससे तुम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो। हाँ, ये उसे सरप्राइज देने का एक मस्त तरीका है। सामने एक ढाबा दिख रहा था। बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। ठीक है, आगे ढाबे पर उतरते हैं। उसने गाड़ी ढाबे की ओर मोड़ दी। बाबा, अब इसके बाद हमारी मुलाकात कब होगी? ये प्रकृति बहुत सुंदर और परोपकारी है, अगर उसकी इच्छा हुई तो जरूर मिलेंगे। बाबा का भगवान पर विश्वास नहीं था, पर दुनिया को नियंत्रित करने वाली एक शक्ति है, और वो है प्रकृति। इस पर उनका दृढ़ विश्वास था। जरूर बाबा, आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगेगा। देखते हैं जो हमारे हिस्से में आएगा उसी के अनुसार हम जीते जाएंगे। हाँ जरूर बाबा, मुझे भी दर्शन शास्त्र में रुचि है। मैं जीवन को समझना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा मन सुखी संसार में उलझा हुआ है। अगर तुम्हें जीवन का सत्य जानना है तो तुम्हें घर द्वार के ये बंधन तोड़ने होंगे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं तुम्हें एक पता देता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी बंजर हो गई है और तुम्हारे मन में एक नई दुनिया की खोज करने की इच्छा जागे, तब यहाँ जाना और उन्हें मेरा ये पत्र दिखाना। कुछ पुराने से दिखने वाले लिफाफे में वो पत्र था। जिंदगी में एक बार जरूर जाऊंगा, पर उसमें अभी समय है। हाँ, वो भी सच है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। अब बारिश थमती हुई लग रही थी। सुनो, वो उसे समझाने के अंदाज में बोलने लगा। ये देखो, मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा, बिजनेस सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन हूँ। मुझे लगता है कि कुछ तो कमी है। अब तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है ये तो तुम्हें ही पता होगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है? लगता है, पर मुझे जिस चीज की कमी महसूस होती है मैं उसे हासिल कर लेती हूँ, ज्यादा सोचती नहीं। इसीलिए तुम संतुष्ट लगती हो और दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही हो। वो मंद मंद मुस्कुराई। वैसा कुछ नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी भी कुछ शारीरिक और मानसिक जरूरतें हैं, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी तरफ से तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर यकीनन कुछ बातें मुझसे रह जाती होंगी। वैसा कुछ नहीं है सत्यजीत, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मन में आया। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। वो कुछ देर रुका। वो भी चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। फिर वो खुद ही बोलने लगी। सत्यजीत। वो रुकी। उसे लगा कि ये कुछ जरूरी बात कहना चाहती है। बोलो, सुन रहा हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, पर हिम्मत नहीं हो रही है। बिंदास बोलो, कोई चिंता मत करो।
बात कितनी भी अच्छी या बुरी हो मैं सुन सकता हूँ। वो तो मुझे पता है, पर ये बताते हुए मुझे गिल्ट फीलिंग हो रही है। सत्यजीत को सुबह नींद से जागा। वातावरण में ठंडक थी। रात की मूसलाधार बारिश से धरती तृप्त हो गई थी। वो शांत महसूस कर रहा था। कल रात वो बहुत थक गया था, इसलिए उसे गहरी नींद आई थी। रीना उससे पहले उठ चुकी थी। उसने चाय बना ली थी। वो चाय का स्वाद लेती हुई बरामदे में बैठी थी। उसका ध्यान सत्यजीत की ओर गया। गुड मॉर्निंग सत्यजीत। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। नींद पूरी हुई क्या? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। गुड। उसने चाय का घूंट लिया। बहुत तृप्त और शांत महसूस हो रहा है। हाँ, वातावरण की ये ठंडक बहुत सुखद है। आज का क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं। आज तुम्हारे साथ घर पर ही आनंद लेने का मन है। तुम घर पर होकर भी अपने काम में ही लगे रहते हो। तुम्हारे पास कहाँ समय है मेरी तरफ देखने का? ये क्या, 10 साल से तुम्हें ही तो देख रहा हूँ। वो हंसा। चलो मैं फ्रेश होता हूँ। वो उठकर बाथरूम की ओर चला गया। वो चाय के घूंट लेते हुए सोचने लगी, शादी को 10 साल हो गए। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। वो उठकर बैठ गई। बहुत देर कर दी। अरे बाहर बारिश कितनी भयानक थी, अभी भी हो रही है। मुझे लगा था कि मैं वहीं कहीं रुक जाऊं। ऐसे समय में किसी सुरक्षित जगह पर रुकना ही अच्छा होता है। तुम इस तरह का रिस्क मत लिया करो। हाँ माय डार्लिंग, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, पर जब मैं शहर से बाहर निकला तो रात के 12 बज चुके थे, यानी 1 बजे तक मैं पहुंच गया होता। लेकिन रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल गए। फिर मैंने उन्हें लिफ्ट दी। मैं अकेला ही था। वो आदमी मुझे भला लगा। सफर में हमारी खूब बातें हुई, अच्छी जान पहचान हो गई। फिर मैं उन्हें ढाबे पर खाना खिलाने ले गया। वहां देर हो गई। उसने बात करते करते अपने कपड़े उतारे और नाइट ड्रेस पहन ली। मतलब तुम खाना खाकर ही आए हो? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुमने फोन करके कहा कि देर हो जाएगी। हाँ, अरे परिस्थिति सच में बहुत भयानक थी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी हालत में भी सही सलामत घर पहुंच गया। अच्छा, पिल्लू क्या कह रही है? रीना घर में अकेली थी। सत्यजीत 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली गया हुआ था। इतना बड़ा घर उसे काटने को दौड़ता था। वो और पिल्लू बेटी दोनों ही इस बड़े घर में रहते थे। सत्यजीत को गए हुए 2 दिन हो गए थे। अब उसे बोरियत होने लगी थी। उसने कुणाल को फोन किया था। उसके साथ उसका दिन अच्छा बीतता है। वे मनचाही बातें करते हैं, प्यार करते हैं, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कुणाल ने बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। उसे बहुत अफसोस हुआ। सत्यजीत के ना रहने पर ठीक उसी समय उसका बाहर जाना, इस बात पर अब उसे गुस्सा आने सोफे लगा पर था। आराम से बैठ गई। पिल्लू दूसरी तरफ खेल रही थी। तभी घंटी बजी। अब कौन होगा, यह सवाल उसके मन में आया। वो उठी और उसने दरवाजा खोला। सामने एक लिफाफा लिए हुए कुरियर बॉय खड़ा था। आप ही रीना है? हाँ, ये कुरियर आपके लिए है। कहाँ से आया है? मैडम यहाँ दस्तखत कर दीजिए और लिफाफे पर देख लीजिए, सब लिखा होगा। ओके। उसने दस्तखत करके वो लिफाफा ले लिया। कुरियर बॉय थैंक्स। उसने फोन करके घर के सारे काम संभालने वाली शिवंता को फोन किया। शिवंता, आज शाम को मुझे बाहर जाना है। तुम पिल्लू को संभालने के लिए यहाँ आ जाना, और मुझे शायद देर हो जाएगी तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, शिवंता बोली। रीना कहाँ जा रही है ये पूछने की वो कभी कोशिश नहीं करती थी, पर आज अनजाने में उसके मुंह से निकल ही गया। ताई, आज कुछ खास है क्या? आमतौर पर रीना को यह सवाल पसंद नहीं आता, पर आज उसे यह सवाल सुनकर अच्छा लगा। उसे भी लग रहा था कि सुरक्षा के लिए किसी को बता देना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है। अरे, मेरी एक पुरानी सहेली का फोन था। आज हम मिलने वाले हैं। ये उसका नंबर है और हम सी रॉक में मिलेंगे। मुझे देर हो जाएगी, कोई चिंता मत करना। ठीक है ताई, मैं 5 बजे तक पहुंच जाती हूँ। ओके कहकर रीना ने फोन रख दिया। शाम को कौन सी ड्रेस पहननी है वो ये सोचने लगी। कहकर निकल गया। रीना ने उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए वो खुश था। उसके जाते ही अब वो सुनसान जगह पर अकेली थी। उसने बंगले की ओर नजर डाली। बंगला सच में भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ी। गेट लोहे का था। लोहा कुछ जंग लगा हुआ था, पर मजबूत लग रहा था। उसने गेट को धकेला तो कर की आवाज आई। वो अंदर दाखिल हुई और गेट को पहले जैसा बंद कर दिया। अब वो धीरे धीरे बंगले की ओर चलने लगी। आगे उसके लिए क्या परोसा हुआ है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। धड़कते दिल से वो आगे बढ़ रही थी। गेट से बंगले तक काफी दूरी थी और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिससे वो बंगला और भी भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बंगले के पास पहुंचते ही एक आदमी उसके सामने आया। उसने अपने हाथ का पत्र उसे दिखाया। उसने मुस्कुराकर देखा। इस स्वप्न पूर्ति क्लब में आपका स्वागत है। वो व्यक्ति दिखने में काफी मजबूत लग रहा था। उसकी बातों में एक ठहराव था। उसका बोलना मधुर और आकर्षक था। रीना, आप यहां सुरक्षित हैं, कोई चिंता ना करें। अब आप जिंदगी के कई सुखों को पाने वाली हैं। मुझे समझ नहीं आया। ये समझने की नहीं, ये महसूस करने की चीज है। पर आप कौन हैं? आपको मेरे बारे में कैसे पता? ये एक राज है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता। मैं भी आपकी तरह ही इस क्लब से जुड़ा हूं, पर पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सुंदर पलों का अनुभव किया है। आप कौन हैं? कहकर चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर से सोफे पर आकर बैठ गई। लिफाफा सुनहरे रंग का था। उसे ये जानने की उत्सुकता हो रही थी कि अंदर क्या होगा। पीछे की तरफ ये लिफाफा किसने भेजा है इसका कोई पता नहीं था।
जल्दबाजी में उसने देखा नहीं था, पर यह कुरियर किस कंपनी ने भेजा है उसका नाम भी उस पर नहीं था। शायद वो कोई प्राइवेट आदमी था। अब अंदर क्या है ये देखने के लिए उसने लिफाफा फाड़ा। अंदर सुनहरे रंग का एक कार्ड था जिस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां टाइप की हुई थी। रीना, हमारे इच्छा पूर्ति क्लब में आपका स्वागत है। हम आपकी हर तरह की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहती हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। और ये निमंत्रण कुछ चुने हुए लोगों को ही दिया जाता है। आपको चुना गया है, पर आप इस ऑफर को ठुकरा भी सकती हैं। अगर आप इनकार करना चाहती हैं तो कॉल ना करें। अगर आज आपका कॉल नहीं आया तो हम आपका इनकार समझ लेंगे। शुभ दिन। उसने लिफाफा नीचे रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जानती थी कि कुछ लोग अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसी तरकीबें अपनाते हैं, लेकिन ये क्लब क्या है? इन्हें हमारी जानकारी कैसे मिली? हमारा चुनाव किसने और कैसे किया? क्या कोई उस पर नजर रख रहा है? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। इन सवालों के जवाब उस फोन नंबर पर संपर्क किए बिना नहीं मिलने वाले थे। क्या करें, फोन करें या नहीं? वो इसी सोच में थी। आखिरकार उसने सोचा, अगर फोन नहीं किया तो अपनी ये उबाऊ जिंदगी ऐसे ही जीनी पड़ेगी। अपना कुछ बिगड़ेगा नहीं, फोन करके देख। रीना ने एक प्राइवेट टैक्सी से जाने का फैसला किया था। उसने पता ध्यान से पढ़ा। पता शहर के बाहर का था। एक अलग थलग जगह पर मौजूद पहाड़ी के नीचे एक बड़ा विला था। शहर से दूर होने के कारण यह विला लगभग अनजान सा था। आमतौर पर उस तरफ कोई नहीं जाता था। टैक्सी ड्राइवर वहां आने को तैयार नहीं था। जब उसने 3 गुना किराया देने की बात कही तब जाकर ड्राइवर तैयार हुआ। मैडम, उधर कोई नहीं जाता। वो मुझे मत बताओ, बस ये बताओ कि तुम आओगे या नहीं। वो डरी हुई हालत में बोला, मैं तो नहीं आऊंगा, पर आप भी मत जाइए। ठीक है, तुम जाओ। ऐसा कहकर वो दूसरी टैक्सी ढूंढने लगी। तभी एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। उसने अंदर झांका तो बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। बोलो मैडम, किधर जाना है? रीना ने जैसे ही पता बताया वो बोला, वो तो भूत बंगला है, वहां कोई नहीं जाता। दूसरों की बात छोड़ो, क्या तुम आओगे? मैं पैसा ज्यादा लूंगा। कितना? 3 लूंगा। वो रुकी। अब पैसे का सवाल नहीं था, वो आने को तैयार था। लेना चाहिए, हो सकता है कुछ दिलचस्प हो। इस भावना से उसके अंदर एक ऊर्जा आ गई। वो उठी और उसने फोन लगाया। कुछ देर घंटी बजी और फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो रीना, हमें उम्मीद थी कि आपका फोन आएगा। कौन है आप? आपको मेरे बारे में कैसे पता? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर वो व्यक्ति बोलने लगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता, बस कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। दूसरा, हमारे साथ आना है या नहीं ये आप तय कर सकती हैं। हम आपके निर्णय लेने की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। हम सिर्फ जीवन को सुंदर बनाने और उसमें रोमांच लाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा जानने के लिए आपको मुझसे मिलना होगा। क्या आपकी इच्छा है? वो कुछ देर रुकी। उसे समझ नहीं आया कि हाँ कहे या ना, लेकिन एक ही पल में उसके मुंह से शब्द निकले, कहाँ मिलना है बताइए। उसकी आवाज में मिठास और खींच लेने वाली ताकत थी। वो बोलने लगा, गुड, लिख लीजिए। उसने पता और समय बताया और फोन कट गया। रीना के दिमाग में विचार रुक नहीं रहे थे। उसने मिलने के लिए हाँ तो कह दिया था, पर क्या उसे कोई खतरा होगा? और सबसे ज़रूरी, ये जो कोई भी है उसे उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है? क्या इस बारे में सत्यजीत को बताना चाहिए? ये कोई खेल तो नहीं है? ऐसे कई सवाल उसे परेशान करते रहे। आखिर में उसने फैसला किया कि अगर इन सवालों के जवाब चाहिए तो उसे दिए गए पते पर जाना ही होगा। कि फव्वारे उड़ रहे थे। कृत्रिम रूप से बनाए गए पत्थर के झरने से पानी कलकल कर बह रहा था। उस कलकल की ध्वनि मन को आनंद दे रही थी। वे वहां के एक चट्टान पर बैठ गए। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो। वो खुश हो गई। मदन जैसा सुंदर युवक उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ का गर्म स्पर्श उसे सुख दे रहा था। कामिनी, भले ही मुझे तुमसे अपनी सेवा करवाने का अधिकार है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। तुम मुझे बहुत पसंद आई। उसने उसका हाथ हल्के से दबाया। इसका मतलब था कि वो भी उसे पसंद करती थी। वो धीरे से उसके होठों की ओर झुका। उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। होंठ पर होंठ रखते ही उसके शरीर में एक अलग ही चेतना जाग उठी। उसने उसके होठों का रसपान शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे प्रणय रस में डूबने लगे थे। वे स्पर्श की भाषा बोलने लगे थे। अब उन्हें वस्त्रों का बोझ असहनीय हो गया था। उन्होंने उन्हें पूरी तरह उतार दिया था। अब वे मुक्त तालाब में राजहंस के जोड़े की तरह विहार करने लगे थे। ऐसा आनंद उसने जीवन में पहली बार लिया था। यहाँ नैतिक अनैतिक जैसा कुछ नहीं था। परिणाम स्वरूप भय या रीना को लगने लगा था कि उसके तन मन के बंधन टूट गए हैं और वो स्वतंत्र हो गई है। उसे इस बात का एहसास नहीं रहा था कि वो एक अनजान दुनिया में आ गई है। उसे यहाँ का सब कुछ अपना सा लग रहा था। वो एक अलग ही आनंद के हिंडोले पर झूल रही थी।
उसने पहली बार अपने शरीर की ओर देखा। उसके शरीर पर एक चोली और कमर पर वस्त्र था। गले में कीमती अलंकार थे। उसके शरीर पर कीमती आभूषण और वस्त्र ऐसे लग रहे थे जैसे प्राचीन काल की कोई लावण्यमयी सुंदरी हो। उसे लग रहा था कि वो किसी पुराने कालखंड में चली गई है। वो उठी और सामने के बड़े हॉल में दाखिल हुई। वहां कई स्त्री पुरुष आपस में संवाद करते हुए दिख रहे थे। उन सभी की वेशभूषा प्राचीन काल की लग रही थी। वो मंत्रमुग्ध अवस्था में अपने आसपास की दुनिया को देखने लगी। रीना की वेशभूषा भी वहां मौजूद स्त्रियों और पुरुषों जैसी ही थी। वो जानना चाहती थी कि उसके आसपास ये सब क्या चल रहा है। एक मीठा पेय पीने के कारण उसे अपना अतीत याद नहीं आ रहा था। वो सिर्फ वर्तमान में जी रही थी। वो दूसरे लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन वहां हर कोई अपने काम में व्यस्त था। वो हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। तभी वहां एक गठीले शरीर वाला युवक आया। हाँ, आपको याद कर रही थी, पर मैंने उसे खिलौनों में उलझा दिया और फिर थककर वो सो गई। वो पिल्लू की ओर मुड़ी। मम्मा, पिल्लू दौड़कर उसके पास आई। उसने पिल्लू को उठा लिया। मम्मा, तुम कहाँ गई थी? कहीं नहीं, यहीं पास में थी मैं। मम्मा, मुझे रात में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रीना का हृदय वात्सल्य से भर आया। उसने उसे सीने से लगा लिया। पिल्लू, मम्मा कहीं नहीं जाती, तुम्हारे पास ही रहती है। शिवंता दीदी के साथ खेली ना? हाँ, बहुत खेली, मुझे मजा आया। मेरी होशियार पिल्लू। उसने उसके माथे को चूमा और उसे खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर वो बाथरूम की ओर मुड़ी। शिवंता, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम जरा पिल्लू का ध्यान रखना। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर वो पिल्लू के पास चली गई। गुनगुने पानी के शावर के नीचे वो काफी देर तक भीगती रही। पानी की फुहारों से उसके शरीर को सुखद संवेदना हो रही थी। उसमें उसे मदन की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि मदन से एक बार फिर मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिले ये उसे सूझ नहीं रहा था। काफी देर तक नहाने के बाद वो बाहर आई। अब उसे तरोताजा महसूस हो रहा था। उसकी थकान अब कहीं दूर भाग गई थी। शिवंता, ब्रेकफास्ट तैयार है क्या? हाँ मैडम। ठीक है, टेबल पर लगा दो। ओके मैडम। ऐसा कहकर वो ब्रेकफास्ट लगाने चली गई। शिवंता, साहब का कोई फोन वगैरह आया था क्या? हाँ, आया था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पिल्लू और आपके बारे में पूछ रहे थे। तो तुमने क्या बताया? यही कि आप एक रिश्तेदार से मिलने गई थी। ओके, गुड। शिवंता, अब तुम जा सकती हो। ठीक है मैडम, कल सुबह आती हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर निकल गई। अब रीना घर में अकेली थी। उसे सत्यजीत की याद आई। वो सोचने लगी कि सत्यजीत को क्या बताए, और फिर कुछ बातें तय करके उसने फोन लगाया। हेलो सत्यजीत, मैं आज घर आई तो पता चला कि तुम्हारा फोन आया था। हाँ, कल फोन किया था। कहाँ गई थी? अरे, मेरी एक दूर की मौसी है, अमेरिका से आई हैं, उन्होंने बुलाया था। फिर रात में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमारी बातें इतनी चली कि रात में देर हो गई और फिर मैंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन मैंने शेवंता को पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, उसने बताया मुझे। रीना को तसल्ली हुई। उसने जो तीर चलाया था वो सही निशाने पर लगा था। हाँ, याद है मैडम, बोलिए। मुझे वहीं से पिकअप करो जहाँ छोड़ा था। ठीक है, 15 मिनट में आता हूँ। ठीक है। वो सोचने लगी, जो देखा और भोगा वो सच था या सपना? कौन थे वे लोग? मदन कहाँ रहता है? बहुत सुंदर पुरुष था, उससे फिर मिलना चाहिए। वो सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। मैं आ गया हूँ, टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था। ठीक है, वहीं रुको, मैं आती हूँ। उसने खुद को ठीक किया और उस लोहे के गेट की ओर चलने लगी। वो गेट के बाहर आई। उसकी नजर अंदर के बंगले पर गई। वो बंगला उसे बहुत रहस्यमयी लगने लगा था। रात में जो कुछ हुआ वो सब उसे याद नहीं था, लेकिन कुछ धुंधली चीजें उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो सपना था या सच, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस सारे माहौल ने उसे एक अलग युग में पहुंचा दिया था। वहां उसे मदन नाम का एक कामदेव जैसा पुरुष मिला था। उसके साथ का प्रणय उसे स्वर्गीय सुख की अनुभूति की याद दिला रहा था। ये सब याद आते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। वो अब बाहर आ गई। सामने टैक्सी खड़ी थी। टैक्सी तेज गति से चल रही थी। रीना शांति से खिड़की से बाहर देख रही थी। वो थक गई थी, लेकिन कल जो उसके साथ हुआ था वो उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। उसे मदन दिख रहा था। आसपास घूमते हुए मध्ययुगीन स्त्री पुरुष दिख रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब क्या था, इसका खुलासा करना ही होगा। उसके बंगले के सामने टैक्सी रुकते ही उसने पर्स से कुछ नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में रख दिए। वो बचे हुए पैसे उसे लौटाने ही वाला था कि वो अंदर चली गई। गुड मॉर्निंग मैडम, शिवंता आगे बढ़कर बोली। गुड मॉर्निंग। शिवंता, पिल्लू क्या कर रही है? रात में रोई तो नहीं ना? जीवन इसका मुझे हमेशा आकर्षण रहा है, और इसीलिए मैं भारत के कुछ दुर्गम इलाकों में जाकर वहाँ के लोक जीवन और जीवन के रहस्यों को जानना चाहती हूँ। गुड, पर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बहुत कुछ, वो हंसी। सत्यजीत, आपको मुझे समय देना होगा, लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। कैसे? लिली, मैं यहाँ 1 हफ्ते से दिल्ली में हूँ।
मेरी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे घर जाना होगा। हाँ जरूर, मैं समझ सकती हूँ, पर घर में कौन कौन है? मेरी पत्नी रीना और एक छोटी बेटी पिल्लू। बहुत खूब, छोटा परिवार सुखी परिवार। सत्यजीत, आपको घर जाकर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी कल की फ्लाइट से पेरिस जा रही हूँ, लेकिन अगले महीने मैं हिमालय के कुछ इलाकों में घूमने जा रही हूँ। मुझे अपने साथ एक परिपक्व और संस्कृति की समझ रखने वाला व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति आप हैं। थैंक्स मिस लिली, आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मुझे देखना होगा कि मैं ये कितना कर पाऊंगा। आप कर पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको चुना है। धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात पूछ सकती हूँ, आपने मुझे ही क्यों चुना? वो हंसी। सत्यजीत, पिछली एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपका भाषण सुना था। उसमें आपने कुछ बातें बहुत अध्ययन पूर्वक तरीके से रखी थी, वे मुझे पसंद आई थी। ओके, अच्छा, हमें कितने दिन साथ रहना होगा? अच्छा, तुम्हारा क्या चल रहा है? वापस कब आ रहे हो? अभी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। दिल्ली में कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ बैठ के हैं, वे खत्म होते ही निकलता हूँ। जल्दबाजी मत करना, हम यहाँ ठीक है। चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। हाँ, वो तो रखना ही पड़ता है। यहाँ ठंड बहुत भयानक पड़ रही है। इधर भी है, पर गुलाबी ठंड है। रीना, मुझे जल्दी घर आने के लिए प्रेरित मत करो। वो हंसती है। सच कह रही हूँ मैं, मौसम बहुत अच्छा है। मतलब तुम मुझे मिस कर रही हो, है ना? वो कुछ नहीं बोली। तुम बोल नहीं रही हो मतलब? हाँ, सही है ना? हाँ, वो बोली। चलो रखती हूँ, ध्यान रखना और जल्दी आना। अच्छा डार्लिंग, चलो रखता हूँ। उसने फोन रख दिया। वो सोच में पड़ गई कि वो सत्यजीत से कई गुना ज्यादा अब मदन को मिस कर रही थी। कौन है ये मदन? वो मुझे कब मिलेगा? इन्हीं विचारों में वो उलझती गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मदन उसे अपनी बाहों में खींच रहा है। वो सपनों में खो गई। 15 दिन या 1 महीना, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको इन दिनों का मानदेय डॉलर में दूंगी। ये आपके लिए निश्चित रूप से एक अच्छा ऑफर होगा। मिस लिली, सभी चीजें पैसे या डॉलर में नहीं मापी जा सकी, लेकिन आपने जो विषय चुना है वो मेरा पसंदीदा विषय है, और आपकी कंपनी भी होगी। यानी संक्षेप में मैं ना नहीं कह सकता। थैंक्स सत्यजीत, आपके साथ इस विषय पर काम करना मैं अपना सम्मान समझता हूँ। मैं घर होकर आता हूँ और अपनी सहमति आपको मेल से बताता हूँ। हाँ, वो अच्छा रहेगा। उम्मीद है हम अगले महीने मिलेंगे। हाँ जरूर। सत्यजीत, आज शाम को क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। तो क्या आप मेरे यहाँ आ सकते हैं? कुछ खास बात? खास तो कुछ नहीं, बस मिलेंगे, बातें करेंगे और आनंद लेंगे। वो हंसा। हाँ, जीवन में आनंद लेना ही चाहिए। तो मैं पक्का समझे? हाँ जरूर। कॉफी पीकर वे अपने अपने रास्ते निकल गए। सत्यजीत सोचने लगा, सब कुछ उसके मन जैसा ही हो रहा था। उसकी इच्छा थी कि वो हिमालय की कुछ जनजातियों के साथ रहकर उनके जीवन को समझे, लेकिन उसे ये संभव नहीं लग रहा था। पर आज अचानक मिस लिली के माध्यम से उसका सपना पूरा होने वाला था। उसे यकीन हो रहा था कि हम जो सोचते हैं वही होता जाता है। सत्यजीत दिल्ली में बिजनेस के सिलसिले में कई लोगों से मिल रहा था। आज उसकी मीटिंग मिस लिली के साथ थी। मिस लिली मूल रूप से भारत की थी, लेकिन पेरिस में ही रहती थी। लगभग 1 दशक से वो पेरिस की निवासी के रूप में रह रही थी। वे होटल एमरल्ड में मिलने वाले थे। ठंड के दिन होने के कारण सत्यजीत को एक सुखद ठंडक महसूस हो रही थी। वो होटल में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी साड़ी पहने एक सुंदर स्त्री उसे अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। उसके पास आते ही वो खड़ा हो गया। हाथ मिलाते हुए वो बोला, मैं सत्यजीत, मैं मिस लिली, नाइस टू मीट यू। मुझे भी। सत्यजीत ने मुस्कुरा दिया। मिस्टर सत्यजीत, बिजनेस के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज मुझे आपसे एक अलग विषय पर बात करनी थी। जरूर, खुलकर बोलिए मिस लिली। वो कुछ गंभीर होकर बोलने लगी। सत्यजीत, आपको पता है मैं मूल रूप से भारत की ही हूँ, लेकिन कई सालों से मैं यूरोप में रहती हूँ। मैंने भारत देश छोड़ दिया, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का रहस्यमय जीवन